Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर इस हफ्ते लेकर हाजिर हैं हमारा ये साप्ताहिक शो जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक अपील करना चाहूँगी कि आप हमारे जो वेबसाइट है द प्रिंट उसका सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स होते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए और आपसे हमें बहुत एक तरह से सपोर्ट मिलता है, हमारे जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को सपोर्ट मिलता है। किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है उसे आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे अभी, और उसकी जो लिंक है, जो पूरे प्रोसीजर की लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप ज़रूर हमारा सब्सक्रिप्शन लें और इसके बारे में सोचें। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपका अपूर्वा। और पिछले हफ्ते में नहीं था, मैं बेंगलोर गया हुआ था और DK सिंह जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर है वो थे आपके साथ। जी शेखर। मैंने देखा कि लोगों को वो बहुत पसंद आए हैं, तो मैं उनको अभी ज़रा जाके आर्म ट्विस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा हेडलाइंस के पीछे वो भी सवालों के जवाब दिया करें, क्योंकि मैं भी अगर मुझे पॉलिटिकल सवाल ज़्यादातर पॉलिटिकल होते हैं तो उनसे पूछ के ही आपके जवाब देता हूँ। बिल्कुल शेखर, हमारे दर्शकों को ने कमेंट भी किया कि उन्हें उनके जवाब पसंद आए थे। चलिए शेखर, सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, पवन कुमार बालाबोमा इनका यूज़र नेम है। बोल रहे हैं कि मेरा सवाल BRS की कविता और दिल्ली के CM केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी के बारे में है कि इसका चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, BRS और आम आदमी पार्टी के दो अलग अलग स्थिति है। BRS का जो वोट है इस समय थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वहाँ कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है जी। असेंबली में कांग्रेस का वोट बढ़ा और लोकसभा में पिछली बार बीजेपी का कुछ बढ़ा था और लगता है इस इम्कान है कि इस साल और बढ़ेगा, इस बार और बढ़ेगा। तो BRS एक कमज़ोर पार्टी होती जा रही है। दूसरी बात है कि BRS सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। एक पिता है, एक बेटी है, एक बेटा है। पिता भी कई बार काफ़ी दिन से नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कई बार ऐसे 2 महीना 3 महीना गायब हो जाते हैं, किसी को नज़र नहीं आते। तो उस पार्टी के अंदर कुछ एक तरह से भगदड़ है। उसके 9 MP हैं मेरे ख्याल, उसमें से 5 छोड़ के चले गए हैं और लगता है 1-2 और भी इधर उधर जाने की सोच रहे हैं। तो वो एक पार्टी इस समय बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर हो रही है, जिसको कहते हैं कि वो नीचे वाली ढलान के ऊपर है, ढलान पर है, डाउनवर्ड स्लोप पर है, डाउनवर्ड कर्व पे है। आम आदमी पार्टी जो है उसमें वो समस्या नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो अपना वोट बेस है, अपनी सपोर्ट बेस है, खास करके दिल्ली और पंजाब में उनके लोकल चुनाव में वो नहीं लगता कि वो ख़राब है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव वो जीते, 70 में से 63 सीटें आई, उसके पहले 67 आई थी, तो फिर काफ़ी उनका इंटैक्ट था वोट शेयर। उसके बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव हुआ वो भी बहुत अच्छी तरह जीते, जो पिछली बार वो नहीं जीते थे। तो आम आदमी पार्टी का ये भी है कि क्योंकि अब खुद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो अब देखने की बात है कि इससे उनके वोटर पर क्या असर पड़ता है जी। क्या उनका वोटर ये सोचता है कि वही पार्टी है जो करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके फिर आगे आई थी, क्या वो सचमुच भ्रष्ट हो गई है? क्या वो वोटर, केजरीवाल का वोटर ये बात मानेगा? अभी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सोच के कन्विंस्ड नहीं हूँ कि उनका वोटर ये बात सोचेगा। अभी वो यही सोचेगा कि इसके अंदर ज्यादती हो रही है। और इस समय इस चुनाव में जो स्टेक है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है और इंडिया अलायंस के उस हिस्से का हिस्सा है जहाँ पे इंडिया अलायंस थोड़ा फंक्शन कर रहा है। बाकी सब जगह तो जैसे बंगाल में ख़त्म हो गया, नहीं चल रहा है, केरला में तो है ही नहीं क्योंकि आपस में लेफ्ट और कांग्रेस का ही है, महाराष्ट्र में कुछ चल रहा है, और ऐसे ही जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में कुछ, हरियाणा में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टियों का चल रहा है, पंजाब में इनका भी नहीं चल रहा है, अभी तक तो नहीं चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सब देखते हुए मैं 2 चीज़ों को अलग अलग बस्ते में रखूँगा। तो उससे, क्योंकि वो पार्टी सिर्फ एक पिता, एक बेटा, एक बेटी वो चलाते हैं। पिता थोड़े
अपनी सोच के कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, कभी कई कई दिन नहीं दिखते हैं, और अपनी पार्टी वालों को भी नहीं दिखते हैं, और सुना तो अपने परिवार वालों को भी कई बार नहीं दिखते हैं। तो वो पार्टी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। आम आदमी पार्टी के काफ़ी नेता अब जेल में हैं, लेकिन उसका जो कैडर है वो इंटैक्ट है। पंजाब में जो उनकी स्ट्रेंथ है, पंजाब में मुख्यमंत्री हैं, जब तक कि वो पार्टी एक साथ रहेगी, और जब अभी वो पार्टी एक साथ है, अगर वो पार्टी एक साथ रहती है तो वो इस सेटबैक को बेहतर हैंडल कर सकती है बीआरएस से जी। लेकिन नुकसान तो फिर भी होगा ही। अगला सवाल शिवरामा कृष्णा का है। वो बोल रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी चिंताजनक है, ये सब कार्ड्स पे था, लेकिन चुनाव से पहले ये हो गया। बीजेपी किस चुनावी फायदे की उम्मीद कर रही है और इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर होगा? क्या ये डीएमके और टीएमसी जैसी अन्य क्षेत्रीय दलों जो सबसे करप्ट बताए जाते हैं उनके लिए भी संकेत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं? इन गिरफ्तारियों से भारतीय राजनीति के भविष्य और दुनिया के बाकी लोकतंत्रों को इससे मिलने वाले संदेश पर आपकी क्या राय है? देखिए, दुनिया के लोकतंत्र तो जो संदेश लेंगे और जो संदेश देंगे और देंगे, क्योंकि लोकतंत्र तो कोई परफेक्ट होता नहीं है जी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिन जिन राज्यों में नॉन बीजेपी सरकार है उनको बहुत चिंता होगी। हालांकि हर जगह ये सेम एक्शन लेना, मुख्यमंत्री को पकड़ देना एकदम संभव नहीं होता है। यही मान लीजिए कि अगर तमिलनाडु में हो या केरला में हो या पश्चिम बंगाल में भी हो तो इसका रिएक्शन और होता है। ये एक दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है छोटी पार्टी है, और दिल्ली पूरी स्टेट भी नहीं है जी। दिल्ली तो आधी स्टेट ही है, सिटी स्टेट ही है, तो इसमें कुछ फ़र्क भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूर, क्योंकि इससे पहले कि झारखंड के मुख्यमंत्री वो जेल गए, हालांकि उन्होंने उसके पहले रिज़ाइन करके किसी और को रखवा दिया अपनी जगह, क्योंकि उनको ये भी खतरा था कि कहीं उनकी सरकार गिरा ना दी जाए। वो खतरा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतना नहीं है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, 5 या 10 आदमी की मेजॉरिटी नहीं, एक की 63 सीटें, एक की 7 सीटें, तो बहुत फ़र्क होता है उसका। तो वो नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इससे जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं उन्हें हर जगह काफ़ी चिंता होगी, और वैसे भी जो अपोजिशन के नेता हैं, और ख़ास करके उनमें से भी वो जो पहले सत्ता में रहे हुए हैं, क्योंकि जो पहले सत्ता में रहे हुए हैं उनके ऊपर कुछ ढूंढ पाना ज़्यादातर लोगों के ऊपर असंभव नहीं है। अगला सवाल सिद्धांत मोदी का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि आजकल कई बातें खबरों में हैं जो बीजेपी के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं दिखती। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा का खुलासा, किसानों का विरोध, ईडी और आयकर विभाग, विपक्षी दलों पर कार्रवाई, ये सब चुनाव के करीब हो रहा है। क्या इन सब चीज़ों को आगामी चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए देखते हैं आप? देखिए, अब सवाल यही है कि जो आम वोटर है वो इन चीज़ों को कैसे देखता है। जो मेरा तजुर्बा कहता है वो ये कहता है कि आम वोटर का मूड पहले ही बन चुका होता है। वो चुनाव जब होता है 6 महीने पहले ज़्यादातर 95-98% आम वोटर को पता है कि मुझे कहाँ वोट देना है। तो ये इस जो पिछले 6 महीने में होता है, लास्ट 6 महीने में, उससे इतना बदलता नहीं है जी। बजाय इसके कि बहुत ड्रामेटिक चीज़ कोई हो जाए, और या फिर ऐसी ड्रामेटिक हो कि जिससे कि 2% 3% और शिफ्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव में हमारे कोई गैप इतना ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर सीटों में 2, 3, 4, 5, 6% ऐसे ही वोट का डिफरेंस होता है। उसी से जैसे आप अब देखें कि तेलंगाना का उदाहरण लें तो वहाँ पे बीआरएस के करीब 37% वोट थे, कांग्रेस पार्टी के 39.5% वोट थे, तो इतना फ़र्क नहीं होता है जी। तो कुछ जैसे पिछली बार पुलवामा बालाकोट में हुआ, तो ऐसी चीज़ों से 2-4% जो शिफ्ट होता है, जो मिडल ऑफ द रोड वोटर होता है, जिसका पहले माइंड अभी मेडअप नहीं होता, जिसको अमेरिका में जब सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, जब वहाँ पे वो सर्वे करते हैं अनडिसाइडेड्स, तो जो अनडिसाइडेड्स होते हैं उनको कुछ असर पड़ता है। लेकिन जिसने पहले फैसला किया हुआ है कि मुझे नरेंद्र मोदी को ही वोट देना है, वो उन्हीं को वोट देगा। जिसने पहले फैसला किया हुआ है मुझे कांग्रेस को या वोट देना है या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वोट देना है, तो खिलाफ ही देगा। या किसी ने फैसला किया है कि मुझे आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है, तो उसी को वोट देगा। ऐसे वोटर्स के माइंड जो हैं इस तरह से चेंज नहीं होते हैं। एक इसी से जुड़ा आखिरी सवाल लूँगी, कई सारे हमें इससे जुड़े सवाल आए थे। इनका यूज़र नेम है जापानी जूता। ये बोल रहे हैं कि जब सारे सर्वे बीजेपी की जीत बता रहे थे तो क्या बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बड़ा जोखिम नहीं उठाया है? भले ही इसकी टाइमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से हेडलाइन को शिफ्ट करने के लिए था, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर की तुलना में राजनीतिक रूप से ज़्यादा नुकसानदेह और मैनेज करने में कठिन है।
देखिए, आपका नाम बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो नहीं कह सकता मेरी पतलून इंग्लिस्तानी है, मेरी तो बिल्कुल खद्दर की हिंदुस्तानी है। ऐसे मेरा कुर्ता भी है हैंडलूम का हिंदुस्तानी। तो अगली बार जब आपसे बात करूंगा तो कुछ मैं भी सोचूंगा कुछ ऐसे पहन के आऊँ। अच्छा सवाल पूछा है आपने। और मैं नहीं समझता कि ये जो किया गया ये हेडलाइन को शिफ्ट करने के लिए किया गया। ये मैंने सोचा था ज़रूर कि जो CAA को इस समय उसके जो रूल लाए गए वो उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हेडलाइन शिफ्ट करने के लिए लाए गए थे। मतलब उस समय कभी ना कभी तो आने थे, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो हेडलाइन तो बदल नहीं रही है। जो होना था उसमें वो हो चुका है, क्योंकि कल डेटा उसमें रिलीज हो भी गया और उसमें कोई डेटा इतना भयंकर भी नहीं है कि बीजेपी उसको छुपाने के लिए घूमे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो मिला ही है। तो बीजेपी की भी कहने की बात होगी, देखिए अगर हमको सारे में से आधा मिला तो आधे से ऊपर सीटें भी हमारी हैं। तो हमारा हक मतलब हक तो नहीं होता, लोग जो श्रद्धा होती है जिसकी वो वहाँ पैसे देता है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि 90% बीजेपी को मिला हो या 95% बीजेपी को मिला हो। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो कहने के बाद ये जो आम आदमी पार्टी पर एक्शन है, ये मुझे थोड़ा सा इससे ताज्जुब भी होता है, क्योंकि बीजेपी तो समझती है कि चुनाव हम जीत रहे हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी एग्जैजरेशन भी नहीं है, क्योंकि हर कोई यही कहता है। सेफोलॉजिस्ट, ओपिनियन पोल जो अभी तक आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है और बड़े आराम से जीत रही है। तो उसमें ऐसी पार्टी के साथ इतना पंगा क्यों, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सीटें आएंगी, 8 आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, उसके ऊपर नहीं आएंगी। उसमें से भी ज़्यादातर सीटें पंजाब में आएंगी, जहां बीजेपी की सीटें आती भी नहीं हैं। तो पिछली बार मेरे ख्याल 2 आई थी या 3 आई थी, उसके पहले 2 आई थी। तो ये मुझे बात कुछ जमी नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी में ये समझना है, ये सोच है कि उनके लॉन्ग टर्म में जो उनको खतरा है, थ्रेट है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से है। इसलिए उनमें बहुत चिंता है। जो गुजरात में पिछली बार आम आदमी पार्टी को 12-13% वोट मिला, उससे उनको बहुत चिंता है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस का सारा वोट अगर आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया गुजरात में, जो कि हो सकता है, और फिर कुछ और शिफ्ट हो गया, क्योंकि केजरीवाल तो इतना हिंदू मुसलमान भी नहीं करते हैं, इतना सेकुलरिज्म भी नहीं बोलते हैं। फोटो लगाते हैं पीछे अम्बेडकर का और भगत सिंह का, लेकिन बोलते नहीं हैं। और उसके अलावा हम हनुमान चालीसा भी पढ़ देते हैं, अपना रामलीला भी करा लेते हैं, तो सब कुछ करते हैं। तो बीजेपी में जिसको मैं कहूँगा कि एक एंग्जाइटी है आम आदमी पार्टी के बारे में। और एक बार मैंने लिखा भी था आर्टिकल इसके ऊपर कि ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ द डेकेड है। तो यूनिकॉर्न आप जानते हैं कैसे कहते हैं, जो $1 बिलियन वैल्यू हो जाए, तो आजकल सब यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ये कहा था मैंने कि हमारी राजनीति में स्टार्टअप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टअप हमारे यहाँ एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ नई पार्टी वही शुरू कर सकता है, वो या तो किसी कोई बड़े राजनेता का बेटा बेटी हो, राजनेता का बेटा बेटी, पोता पोती, उसका दामाद, उसकी बहू। हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह ये होता रहा है, या उसकी विधवा। तो आप देखें कि वो भी एक चलता है। खालिदा जिया हैं, HM इरशाद, जनरल इरशाद की पत्नी भी एक बार खड़ी हो गई थी, राजनीति में आगे निकल गई थी। तो हमारे यहाँ ये सब चलता है। इसके अंदर या फिर वो पार्टी चला सकता है जो कहीं से वोट बैंक इनहेरिट करे, या कास्ट का वोट बैंक है। जैसे मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में काशीराम से वोट बैंक इनहेरिट किया, या जयललिता ने ADMK में MGR से वोट बैंक इनहेरिट किया, या जिनके कास्ट के वोट बैंक है वो नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी शुरू हुई, वो यादव वोट बैंक के ऊपर, यादव और साथ में मुस्लिम, और वही MY जिसको कहते हैं मुस्लिम और यादव, वही बिहार में किया लालू यादव ने। तो ये 4-5 चीज़ें हैं कि या तो आप ऐसे परिवार से आए, आपका माँ बाप में से कोई बड़ा नेता हो, माँ बाप, सास ससुर कोई, या आपको कोई वोट बैंक एक विरासत में मिल जाए, जैसे कि ADMK में मिला या BSP में मिला, और या फिर आप अपनी आइडेंटिटी और कास्ट में बना लें। जो आम आदमी पार्टी है ये आइडेंटिटी और कास्ट के ऊपर नहीं बनी हुई है, ये धर्म के ऊपर नहीं बनी हुई है, सेकुलरिज्म के नाम पे भी नहीं बनी हुई है, ये हिंदुत्व के नाम पे भी नहीं बनी हुई है, ये मुसलमानों को बचाने के नाम पे भी नहीं बनी हुई है, जैसे कि या मुसलमानों के लिए काम करने के लिए, जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है,
या AIMIM है असदुद्दीन ओवैसी की, तो ये एक अलग तरह की पार्टी है, स्टैंड अलोन पार्टी है। इसीलिए इसको मैं असली स्टार्टअप मानता हूँ कि कुछ नौजवान लोगों ने मिलके एक आइडिया कुछ लेके पहले एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू किया, उससे पहले दिल्ली की बस्तियों में काम किया मेरे ख्याल परिवर्तन के नाम से NGO था, और फिर उससे एक गुडविल और ये कि हम सिंसियर हैं, हम काम करते हैं, हम लड़के लोग हैं, लड़के लोग मैं नहीं कर रहा, लड़कियां नहीं हैं, लड़के लोग मतलब नौजवान लोग हैं, और हम सेल्फलेस हैं और खुददार हैं, तो उनसे उनकी इमेज बनी है। अब उसमें कुछ कमज़ोरियां भी हैं, और सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उन्होंने कोई आइडियोलॉजी डेवलप नहीं की है। अब आइडियोलॉजी राजनीति में एक ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आइडियोलॉजी के बिना आगे चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप बोलें कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, फ्री बस राइड दूंगा, फ्री बस फेयर फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा, तो ये सब मिला के इससे आपको वोट मिल सकता है, लेकिन ये आइडियोलॉजी नहीं है। और इससे जो वोट मिलता है वो ट्रांजैक्शनल होता है ना, तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुफ्त बिजली दूंगा। तो लेकिन उसमें जो टची फीली जो राजनीति में एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो नहीं आता है, तो वो इस पार्टी की एक कमज़ोरी भी है। अब उस कमज़ोरी पर भी टेस्ट आएगा, क्योंकि देखिए आप आइडियोलॉजी से कितना दूर रहेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में शाहीन बाग में दंगा हुआ इतना ज़्यादा, उसके बाद इतने दिन राइट्स हुए, आप अगर कभी निकल के ना आए, आप कभी उसके बारे में बात ही नहीं करें, आप कभी दिल्ली की जनता को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ढाढ़स भी ना दें, आप चुप करके बैठ जाएं कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है नहीं, ये तो केंद्रीय सरकार के पास है, वो करेगी। उस स्थिति में आप देखें कि केंद्र सरकार के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, वो भी दंगा पीड़ित इलाकों में जाएं लोगों को थोड़ा हिम्मत देने के लिए, पर आप उससे बाहर रहें क्योंकि आप रिस्क नहीं चाहते। आप ये रिस्क नहीं चाहते कि लोग कहें कि आप प्रो मुस्लिम हैं, तो ये इससे लगता है कि आप बहुत आइडियोलॉजी फ्री, जिसको कि अंग्रेज़ी में बोलूँगा एनोडाइन ऐसे ही हो गया कि जैसे मान लीजिए ये कप है, इसमें कोई जान नहीं है, इसको फिर मैं स्पिरिट के साथ, स्पिरिट असली स्पिरिट वो वाली स्पिरिट नहीं जो कोई पीने वाली स्पिरिट नहीं, मतलब जो डिसइंफेक्टेंट स्पिरिट है ना, या डिटॉल के साथ या लिस्ट्रीन के साथ या सेवलॉन के साथ धो के फिर उसको ज़रा सुखा के रख दूँ, इसमें जान तो नहीं आ जाएगी ना, फिर चमकेगा, ये चमकेगा, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, बड़ा साफ होगा, लेकिन इसमें जान नहीं आएगी। नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी जो होती है कुछ ऐसे ही होती है। अच्छा, आइडियोलॉजी के बिना लॉन्ग डिस्टेंस पॉलिटिक्स चलाना दुनिया में आप कहीं भी देखें बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखें कि कई देशों में जैसे कई फौजी नेता डिक्टेटर होते हैं, फिर अपनी पार्टी बना देते हैं, तो वो भी कोई आइडियोलॉजी ढूंढते हैं, उसके बाद वो आइडियोलॉजी ढूंढते हैं या अपनी एक नई परिभाषा ढूंढते हैं राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की। तो वो सब बातें अभी, वो सब रास्ते आम आदमी पार्टी ने देखने हैं। जी, अगला सवाल जयप्रकाश पाटिल का है। वो बोल रहे हैं मेरा सवाल कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के ताज़ा मामले को लेकर है। मूल प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस इतनी लापरवाह है कि समय पर IT रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकी? उनके पास CA की फ़ौज होगी, क्या ये उनकी लापरवाही है या ये उनका दुस्साहस है? अगर उन्होंने IT रिटर्न दाखिल करने में चूक की है तो वे ये क्यों कह रहे हैं कि कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, जबकि वो पहले IT ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं? क्या वे दिन के उजाले में झूठ बोल रहे हैं जब वे साधारण IT रिटर्न दाखिल करने में इतनी लापरवाही दिखा सकते हैं? तो सत्ता में आने पर वो कैसा व्यवहार करेंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई पार्टी तो परफेक्ट होती नहीं है, और सच्ची बात है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी लापरवाह भी रही है पीछे, और एक एरोगेंस भी होती है कि ये कुछ होने वाला क्या है। वो सब देखने के बावजूद अगर जो उनके ऑफेंसेस जो नज़र आ रहे हैं वो देखें, तो जो एक्शन लिया गया उसके मुकाबले वो बहुत ड्रास्टिक लगता है। अब सच्चाई है कि वो हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया है, और जहाँ तक मुझे समझे यही कहना है कि आपके पास ये बातें कब से पड़ी हुई थी, आप पहले क्यों नहीं गए, आपने पहले क्यों नहीं चैलेंज किया? तो अगर ये सब बातें ठीक हैं तो जो आप कह रहे हैं वो बात आपकी सही है कि किसी पार्टी को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो एक दिन जब आप ऐसे सोचते रहें कुछ नहीं होने वाला, फिर एक ना एक दिन कुछ हो ही जाता है। तो कुछ कांग्रेस के साथ वैसा हुआ है, वो मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी उनके सारे अकाउंट इस समय ब्लॉक करना और उनको बिल्कुल भी पैसे की एक्सेस नहीं, वो भी इसी समय चुनाव आते ही, ये कुछ बड़ा
सीधी सादी बात नहीं लगती है, इसमें थोड़ा विक्टिमाइजेशन की बात भी है। अगला सवाल राज गोपीनाथन का है, वो बोल रहे हैं आपकी राय में तमिलनाडु के गवर्नर के एक्शंस को तमिलनाडु में भाजपा की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्हें बार बार गलत साबित किया जा रहा है और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी निंदा की जा रही है, जिसमें मंत्री के रूप में पोनमुनी को नियुक्त का हालिया महत्वपूर्ण फैसला भी शामिल है। उनके एक्शंस एक गवर्नर के लिए अशोभनीय हैं और इससे राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। गवर्नर को नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करना चाहिए। अगर उन्हें लोगों के वेलफेयर की इतनी ही चिंता है और हर फैसले पर चुनी हुई सरकार को चुनौती देते हैं, तो क्या उन्हें सरकार के कामकाज में डेडलॉक पैदा करने के बजाय चुनाव नहीं लड़ देना चाहिए और जीत नहीं जाना चाहिए? आपकी बात जो आखिरी बात है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे संविधान में गवर्नर का रोल है बिल्कुल टिटुलर रोल है जी। मतलब उसको कुछ और करने के लिए नहीं है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति का रोल है। अगर राष्ट्रपति रोज हमारे बोलने लगे आपने मंत्री चुना है, इसको मैं शपथ नहीं दूंगा, हाँ या दूंगी, और या राष्ट्रपति बोलने लगे आपने फलाना लॉ पास किया है, मुझे नहीं पसंद आई, मैं इसको कभी कभी वापस भेज सकते हैं कि इसको दोबारा देख लो, लेकिन वो ब्लॉक नहीं करते। गवर्नर हमारे ये नहीं कर रहे हैं, गवर्नर हमारे इससे उल्टा कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने पहले बात की कि गवर्नर को राजनीति में नहीं होना चाहिए और उसको बिल्कुल अलग तरीके से इम्पार्शियल तरीके से काम करना चाहिए और सेरेमोनियल तरीके से काम करना चाहिए सिर्फ, वो बात आपकी सच है, लेकिन सच्चाई है कि पॉलिटिकल ऑफिस ही गवर्नर रहा है बहुत सालों से, अभी की बात नहीं है, कम से कम पिछले 50-55 साल से ये पॉलिटिकल ऑफिस ही रहा है। क्योंकि इसके पहले तो बोमाई जजमेंट के पहले तो गवर्नर से जो केंद्र सरकार होती थी वो एक रिपोर्ट मंगवा लेती थी, आर्टिकल 356 के राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, फटाफट सरकार डिसमिस करो और अपना राष्ट्रपति शासन लगाओ। वो अब नहीं होता है बोमाई जजमेंट के बाद, लेकिन बहुत चीज़ें और होती हैं। इसके पहले हम स्टोरीज भी कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बोल चुका है, क्योंकि बहुत कानून हैं जो स्टेट असेंबलीज ने पास किए हुए हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स में, जिनको लेके गवर्नर बैठे हुए हैं बहुत समय तक। ये कहानी चल रही है, ये किस्सा केरला में चल रहा है, यही किस्सा दिल्ली में चलता रहा है, यही पश्चिम बंगाल में, यही तेलंगाना में, तमिलनाडु में तो है ही। तो ये जो गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो एक इक्वेशन हो गई है, अगर मुख्यमंत्री नॉन बीजेपी पार्टी, नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए या ऐसी पार्टी जैसे बीजेडी है, वो एनडीए नहीं थी, वाईएसआरसीपी है, एनडीए नहीं थी, तो लेकिन फिर भी उनकी एक तरह से बीजेपी के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन था, साथ मिलके काम करते थे, बीजेपी के सपोर्ट में राज्यसभा में वोट भी देते थे जी। तो उन कारणों से वो लोग फिर भी सेफ फील करते हैं। लेकिन बाकी जो बिल्कुल एंटी बीजेपी मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने गवर्नर्स के साथ ये मुसीबत अब चलती ही जा रही है। अगला सवाल रोहित शर्मा का है, वो बोल रहे रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई मुठभेड़ के क्या मायने हैं, क्या इंडिया को चिंता करने की ज़रूरत है और कश्मीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली कश्मीर में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कश्मीर में इससे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कोई अफगान ऐसा है आज के ज़माने में जो कश्मीर में आके लड़ना चाहता है, क्योंकि कुछ बल्कि अभी तो ऐसी हाल, वो कभी भी बहुत ज़्यादा अफगान नहीं, 2-4 कभी आते थे और नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनके इश्यूज अफ़गानिस्तान में ही हैं। दूसरी बात यह है कि अभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो आपस की जो रिश्तेदारी है इतनी ख़राब है, रिलेशनशिप इतनी ख़राब है कि अभी तो ये इसलिए भी नहीं कश्मीर में आएगा कि उस बहाने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अभी तो पाकिस्तान से लड़ने में लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ड्यूरेंट लाइन है जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ये ड्यूरेंट लाइन सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे, जिनके नाम से ड्यूरेंट कप फुटबॉल चलता है इंडिया में। तो ये 19वीं सदी के बहुत बड़े अफसर थे, तो ICS टाइप। तो ये उन्होंने एक फ़ैसला किया था, फैसला इसलिए किया था कि एंग्लो अफ़गान वॉर्स हुई थी। अफ़गान जो राजा था और अमीर जो भी था और अंग्रेज़ों के बीच में, वो कोई भी अंग्रेज़ जीते नहीं, हमेशा हारते रहे। एक लड़ाई फिर ऐसे हुई, मेरे ख्याल 1880 में कभी हुई थी, जिसमें लगा कि अंग्रेज़ हारे नहीं, ये भी नहीं कि जीते, लेकिन दोनों साइड ने ये फैसला किया कि लड़ने का फ़ायदा नहीं है, कोई तरीका निकालते हैं आपस में। तो जैसे अंग्रेज़ लोग अपना तरीका निकालते थे, उन्होंने कहा देखो आप अपना राज रखो, हम आपके ऊपर बिल्कुल कब्जा नहीं करेंगे, आप सॉवरेन रहेंगे, सर्व प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र आप रहेंगे। तो आपके जो अमीर हैं, आपके जो राजा हैं या बादशाह हैं
वो अपनी सत्ता चलाएंगे। सिर्फ एक दो चीज़ें कर दो कि आपकी डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी वो हम चलाएंगे। अच्छा। तो वहाँ के भी अमीर ने कहा कि रोज़ रोज़, उनके बादशाह ने भी कहा रोज़ रोज़ ये चलता रहता है, इससे अच्छा हम ये फैसला ही कर लेते हैं। तो वो जब फैसला किया तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो हमारा एम्पायर है, तब तो पाकिस्तान नहीं था, सारा भारत ही था। तो जो इम्पीरियल अथॉरिटी थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने कहा ये तो हमारा एम्पायर का हिस्सा है, सारा इंडिया ये तुम्हारा है, तो इसके बीच में बॉर्डर क्या है? अब दोनों तरफ एक ही कबीले के लोग रहते हैं, एक ही परिवार के लोग, 2 घर यहाँ पे हैं, 2 घर यहाँ पे हैं। तो उन्होंने नक्शे पे एक लाइन खींच दी, वो डूरेंट, सर मॉर्टिमर डूरेंट ने खींची थी, इसीलिए उसके डूरेंट लाइन कहते हैं। अच्छा, वो लाइन ऐसे खींची जैसे रेडक्लिफ लाइन, तो फिर भी सोच समझ के खींची थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये तब समय भी आज से मतलब भारत पाकिस्तान की लाइन से 50 साल पहले का समय था, तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, और वैसे भी कौन परवाह करता है, ट्राइबल एरिया है। तो एक आर्बिट्रेरी लाइन खींच दी। पाकिस्तान कहता है ये हमारा बॉर्डर है क्योंकि हम इस लाइन को मानते हैं। अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना कि हमारा बॉर्डर है जी। जब से लाइन खींची गई तब से अफगानिस्तान के किसी भी शासक ने इस लाइन को नहीं माना, चाहे वो शासक वहाँ के राजा हों, किंग जो उनके थे, किंग जाहिर शाह तक, आखिरी राजा वही थे किंग जाहिर शाह। किंग जाहिर शाह तक किसी ने नहीं माना। उसके बाद कई कम्युनिस्ट सरकारें आई, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद मुजाहिदीन की सरकार आई, उन्होंने नहीं माना। और अब तालिबान की सरकार है, वो भी नहीं मानती है। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, पाकिस्तानी भी बड़े परेशान है कि यार मुजाहिदीनों को हमने पाला, तालिबानों को हमने पाला, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं मानते हैं। तो ये ऐसे होता है कि एक तो जब सत्ता आती है, जैसे अब तालिबान के हाथ में आ गई, पहले मुजाहिदीन के हाथ में आ गई थी, फिर उनको अपना राष्ट्रवाद भी समझ आ जाता है, नेशनलिज्म। और जब सत्ता आ गई, मेरे पास मेरा देश है, तो मेरे को फिर पाकिस्तान का क्या उधार चुकाना है? तो या तो ये बात पहले करा लोगे काम, जबकि वो आपके यहाँ रह रहे हैं, आपने उनको शरण दी हुई है, तब वो अगर मान जाए कि डूरेंट लाइन हमारा बॉर्डर है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो तो मानी नहीं। तो जो डूरेंट लाइन में पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इशू है, ये बहुत सीरियस इशू है और कहीं जाने वाला नहीं है। और अब देखिए ये हालत हो गई है कि जब तालिबान जीते तो इमरान खान ने क्या बोला था, उन्होंने कहा दिस इज़ द एंड ऑफ सर्विलिटी, वो गुलामी ख़त्म हो गई है। इतने खुश हुए थे। ISI चीफ इमीडिएटली गए वहाँ पे, फ़ोटो खिंचा रहे थे अपनी, आपने फ़ोटो देखी होगी, हमें मिलेगी तो दिखा भी देंगे आपकी स्क्रीन पे पूर्वा, कि वो पाकिस्तान के जनरल फैज़ उस टाइम गए थे, कप और सॉसर लेके, बुशर्ट पहन के खड़े हुए हैं वहाँ पे कि देखो जाने वालों ज़रा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, है ना, आगे पीछे हमारी सरकार। तो वैसे ऐसे जाके खड़े टॉर में खड़े हो गए थे। आज जूते पड़ रहे हैं वहाँ से, जूते तो फिर भी ठीक हैं, ग्रेनेड पड़ रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, ID पड़ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जा रहा है। बल्कि जो अफ़गान जो सो कॉल्ड सेना है तालिबान की, वो तो कह रही है हमारी पूरी लड़ाई होगी और उसके बाद फिर 1971 जैसा सरेंडर होगा पाकिस्तान का। और जब वो पाकिस्तान को ट्रोल करना चाहते हैं, छेड़ना चाहते हैं, तो वो फ़ोटो भी लगा देते हैं सरेंडर वाली। तो अब ये स्थिति आ गई है और इसमें फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स आके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग भी कर रही है। तो सारा ये कहना कि मुसलमान, हम भी मुसलमान, हम भाई भाई, हम तो एक साथ लड़े, पहले हमने रूसियों को हराया, फिर हमने अमरीकनों को हराया, तो ये सारा पासा उल्टा पड़ गया है। अब देखिए क्या कहानी हो रही है, विडंबना क्या है कि पाकिस्तान UN में गया और कहा जी हमारी मदद करो, हमारे खिलाफ आतंकवाद हो रहा है। अरे आपके यहाँ जो एरिया है, जिसको आपका KP के एरिया कह लिए, जब आपका फ्रंटियर एरिया है, ये वही एरिया है जिसको कि वेस्टर्न मीडिया ने पहले नाम दिया था, काश मैंने दिया होता, मैंने उसको यूज़ बहुत बार किया, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने नहीं सोचा था पहले ये। हालांकि मैं उस इलाके में घूमा बहुत हूँ, मैंने बहुत रिपोर्टिंग की वहाँ पे, लेकिन ये दिमाग में मेरे आया नहीं। उसका नाम रखा था यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। अच्छा। तो ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के ग्रेजुएट्स हैं जो सब अफगानिस्तान में गए हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान UN गया है कि जी हमें आतंकवाद से बचाओ। ये तालिबान को बोलो कि ये ना करें, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट ना करें। अब UN को भी अब क्या बोलेगी उसके अंदर, UN के तो आपके बच्चे हैं, आपने कहा था कि हमने आज़ाद करा लिया, तो अमेरिका वाले भी हंस रहे हैं, सभी लोग इस बात पे हंस रहे हैं। तो ये देखिए, ये पुरानी बात वही है जो हिलरी क्लिंटन ने एक बार कही थी। उन्होंने कहा था कि आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ सांप सपोले अपने
आगे के आंगन में पाल रहा हूँ, कुछ पीछे के आंगन में। तो जो आगे वाले आंगन में है वो तो मैं संभाल कर रखूंगा, क्योंकि वो मैं अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो पीछे वाले आंगन में, बैकयार्ड में, वो मेरे को कुछ नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि आगे वाले आंगन वाले आपके पड़ोसी को तंग करें, जैसे वो टेररिस्ट थे या जो उनके जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थे या जो उनके लश्कर थे, उन्होंने भारत को परेशान किया, हमारे यहाँ आतंकवाद किया। लेकिन जो पीछे थे बैकयार्ड में, आपने सोचा ही तो अमेरिकनों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो आपको खुद को परेशान करने शुरू हो गए। तो ये जो टेररिज्म है या जो जिसको कहते हैं हम लश्कर्स, फंडामेंटलिस्ट लश्कर्स जिनके पास हथियार हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और वो फिर आपको ही परेशान करेंगे। ये आपकी सेना नहीं है। मैं बहुत समय से कहता था कि पाकिस्तान जो लश्कर है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद है, और वो उनकी सिंपैथी अफ़गानिस्तान की तरफ है, क्योंकि वही ट्राइब्स हैं, वही कबीले हैं, वही क्लैन्स हैं। क्योंकि एक कबीला नहीं है, कबीलों के अंदर क्लैन्स हैं, छोटे ट्राइब्स हैं, जैसे खेल कहते हैं, खेल तो हर खेल एक तरह से क्लैन का या ट्राइब का नाम है। आदम खेल, काका खेल, ऐसे उनके ट्राइब्स होते हैं। तो उनमें से कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं। तो उनमें ये कहना कि आप पाकिस्तानी हो, आप अफगान हो, आपके बीच में ये लाइन है, इस लाइन का नाम डूरन लाइन है, ये बॉर्डर है, तो उसमें आपका देश मानता है, उनका देश नहीं मानता है। तो ये पाकिस्तान बहुत पेचीदा स्थिति में इस समय फंसा हुआ है। लेकिन देखिए, ये उन्होंने खुद संकट अपने सिर पे बुलाया है और वही भुगते, उनको मुबारक। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। शिबी उन्नीथन का सवाल है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं कि कट द क्लटर एपिसोड 14-18 में आपने 3 पार्टियां जो टर्मिनल डिक्लाइन में हैं उनके बारे में बात की थी। इससे मुझे डीएमके की याद आ गई, जो 18 साल तक तमिलनाडु में सत्ता से बाहर थी, जब एमजीआर मुख्यमंत्री थे और एमजीआर की मृत्यु के बाद ड्रामेटिक वापसी की उन्होंने। क्या आप प्लीज़ इस कहानी पर थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? क्या ये तमिल राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की विचारधारा थी जिसने इसे जीवित रहने में मदद की, और क्या संभावना है कि एआईए, डीएमके, बीएसपी, अकाली दल या बीआरएस की लाइन पर चले? देखिए, डीएमके इसीलिए रही क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी थी, और आइडियोलॉजी से एक क्रिटिकल मास ऑफ वोट्स उसका इंटैक्ट था। अब जहाँ टू वे होता है, वहाँ पे अगर एक साइड का दूसरे से 1% भी ऊपर आए तो वो इलेक्शन जीत जाता है, लैंडस्लाइड भी हो जाता है, क्योंकि वो पोलराइज्ड पॉलिटी है, जैसे कि तमिलनाडु में थी। लेकिन उनका जो सपोर्ट बेस था वो कायम रहा, इसीलिए वो वापस आ गए। ये जो स्थिति है ये सबके साथ नहीं है, और इसीलिए जैसे अब बीएसपी को देखें, बीएसपी की भी एक तरह की आइडियोलॉजी थी, लेकिन उनका कास्ट बेस जो था वो अब कम हो गया है, और सिर्फ कास्ट बेस से वो चुनाव जीत भी नहीं सकते। दलित कास्ट से यूपी में भी उनको मुसलमान चाहिए। अगर 3 बार आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर पार्लियामेंट में वोट दे देंगे, तो मुसलमान वोटर आपके साथ क्यों आएगा? उसको बहुत कन्फ्यूजन होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप दलित पॉपुलेशन में भी एक समुदाय से आते हैं, जातक समुदाय से, तो और नरेंद्र मोदी और बीजेपी, उनका अपना चार्म भी है और अपना अट्रैक्शन भी है, तो वो उनके जो बाकी दलित हैं, खास करके दलितों में जो पिछड़े समाज हैं, समाज से हैं, जातक तो फिर भी अभी शक्तिशाली हो गए, एम्पावर्ड हो गए, वो जो बाकी है, जैसे वाल्मीकि है उदाहरण के लिए, वो काफ़ी लोग छोड़ के अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए उनका टर्मिनल डिक्लाइन कहना एक ज़्यादा उसका लाइकलीहुड है, ज़्यादा उसकी संभावना है। डीएमके, एडीएमके को अब समस्या है, एडीएमके को समस्या है कि उनकी भी आइडियोलॉजी कुछ तो है, इसीलिए वो बीजेपी से घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले वो बीजेपी के साथ थे, फिर लगा लोग बोलेंगे आप हिंदुत्व के साथ हो गए तो आपकी आइडियोलॉजी खराब हो गई। द्रविड़ आइडियोलॉजी तो एंटी रिलीजन है, लेकिन उनके पास कोई करिस्मेटिक नेता नहीं है अभी, और जो 2 नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। उसके साथ में शशिकला जो कि जयललिता के साथ थी, वो उनका भतीजा, और दिनाकरन वगैरह, ये सब लोग एक अलग फैक्टर्स हो गए हैं। तो वो वोट बेस जो है वो डिवाइड हो रहा है उनका। इस चुनाव में देखते हैं कि वो कितना वो कोहेसिव रख पाते हैं, पर मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी चुनौती ही रहेगी।
चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। और अब देखिए कि होली की आपको सबको बधाई। और ये मत सोचिएगा कि इस जो हफ्ता आ रहा है इसके अंदर 2 त्यौहार हैं, होली भी है, गुड फ्राइडे भी है, तो न्यूज़ का फ्लो कम रहेगा। न्यूज़ का फ्लो अभी ज़्यादा ही होने वाला है। और हफ्ता दर हफ्ता क्या है, तो दिन बाय दिन ये अब न्यूज़ का फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि हम चुनाव की तरफ आगे जा रहे हैं।